नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी। और इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ तथ्यों की एक लंबी सूची को रटना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में असली सफलता तो तभी मिलती है जब हम इन सभी तथ्यों के पीछे छुपे हुए क्यों और कैसे को पूरी तरह से समझ लेते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और परीक्षा की तैयारी करने वाले हर उम्मीदवार के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अलग-अलग दिखने वाली घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। सही कहा। मतलब चाहे वो भारतीय सेना का कोई साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर कोई नई एआई रैंकिंग। इन सभी के बीच की कड़ियों को जोड़ना ही असली ज्ञान है। बिल्कुल। जब किसी तथ्य को उसके वृहद और व्यवहारिक संदर्भ में देखा जाता है तो वो स्मृति में बहुत गहरे तक दर्ज हो जाता है। हाँ, और परीक्षाओं में अब सीधे सवाल कम और विश्लेषणात्मक सवाल ज्यादा आते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए इसी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ इतिहास के पन्नों से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। 25 फरवरी का दिन ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं 25 फरवरी 2019 की। हाँ, एक बहुत ही अहम दिन। जब प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था। जी मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। इसका डिजाइन बहुत ही अनोखा है, गोल चक्रों में। बिल्कुल। तो एग्जाम के नजरिए से इसके डिजाइन के पीछे की क्या सोच है? अगर वास्तुकला की बात करें तो इसे ऊपर से देखने पर ये एक सैन्य चक्रव्यूह या प्राचीन भारतीय रक्षा पंक्ति जैसा दिखता है। चक्रव्यूह जैसा। जी हाँ, इसमें 4 संकेंद्रित चक्र है और परीक्षाओं में अक्सर इनके नाम क्रमानुसार पूछे जा सकते हैं। क्रमानुसार। तो ये 4 चक्र कौन से हैं? ये हैं अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। बिल्कुल। अमर चक्र में एटर्नल फ्लेम यानी अनंत ज्योति है, जो इस बात का प्रतीक है कि शहीदों की स्मृति हमेशा प्रज्वलित रहेगी। जी। और इसके केंद्र में एक ओबेलिस्क है। ओबेलिस्क। हाँ, ओबेलिस्क एक ऊंचा स्तंभनुमा ढांचा होता है जिसे अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। समझ गया। वहीं त्याग चक्र की दीवारों पर उन सभी सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये बहुत भावुक करने वाला है। बिल्कुल है। और सबसे बाहरी रक्षक चक्र में पेड़ों की कतारें हैं जो देश की सीमाओं पर तैनात मुस्तैद सैनिकों को दर्शाती है। मतलब ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है बल्कि पूरी एक कहानी है जो पत्थरों और डिजाइन के जरिए कही जा रही है। सही कहा आपने। अब 25 फरवरी से जुड़े एक और ऐतिहासिक पहलू पर आते हैं। जी बताइए। यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य है जो सीधा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से जुड़ा है। उनका जन्मदिन? हाँ, उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था, जो कि एक लीप वर्ष था। जी। इसका मतलब है कि उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता था। वे 1977 से 1979 तक भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे। बिल्कुल। और कूटनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनके जीवन का एक और पहलू बहुत ही अनूठा है। वो क्या है? जिस पर प्रीलिम्स में एक ट्रिकी स्टेटमेंट के रूप में सवाल बन सकता है। अच्छा। हाँ, उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया है। दोनों देशों के? जी। 1991 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला, लेकिन उससे ठीक 1 साल पहले 1990 में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान प्रदान किया गया था। 1990 में निशाने पाकिस्तान और 1991 में भारत रत्न। ये तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। बहुत दुर्लभ। ज्यादातर लोग इसे गलत मान लेंगे कि किसी भारतीय राजनेता को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हो। हाँ, परीक्षा में कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन यही वो बारीक कड़ियां हैं जो परीक्षार्थियों को दूसरों से आगे रखती हैं। सही बात है। ये उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों और दोनों देशों के बीच संबंधों के इतिहास को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। और इतिहास से सीधे आज के वर्तमान परिदृश्य यानी 25 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर आते हैं। बिल्कुल, आज के अपडेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ा दिन है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया है। जी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। हाँ, और साथ ही मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन हुआ है। यह दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का हिस्सा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। लेकिन एक आम मेट्रो और इस RRTS में मूल रूप से क्या अंतर है जो इसे इतना खास बनाता है? यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है।
अर्बन प्लानिंग या शहरी नियोजन के चश्मे से देखें तो आरआरटीएस पारंपरिक रेलवे या शहर के भीतर चलने वाली मेट्रो से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? मेट्रो एक ही शहर के अंदर परिवहन के लिए होती है, जहां हर 1-2 किलोमीटर पर स्टेशन होते हैं। जी। लेकिन आरआरटीएस 2 अलग-अलग शहरों के बीच तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी? बिल्कुल, इसकी गति मेट्रो से कहीं अधिक होती है। दिल्ली मेरठ के बीच ये यात्रा के समय को नाटकीय रूप से कम करेगा। ये तो रोजाना सफर करने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ, और एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ती आबादी को सिर्फ दिल्ली में केंद्रित होने से रोकने के लिए ये जरूरी है, ताकि सैटेलाइट शहरों का भी विकास हो सके। सही कहा। सैटेलाइट शहरों के आर्थिक विकास के लिए ऐसा हाई स्पीड रीजनल नेटवर्क बहुत जरूरी है। ये मॉडर्नाइजेशन केवल यात्रा की सुविधा नहीं है, बल्कि ये रियल एस्टेट और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, ये तो स्पष्ट है। जी। लेकिन जब हम राज्य स्तर की योजनाओं की बात करते हैं तो समाज के अंतिम व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना भी उतना ही अहम है। बिल्कुल, समावेशी विकास बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, मेरी रसोई योजना। मेरी रसोई योजना? हाँ, इसके डेटा पर गौर करें तो ये राज्य के लगभग 40 लाख पंजीकृत परिवारों को कवर करेगी। 40 लाख परिवार, ये एक बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। इस योजना के तहत मुफ्त राशन किट दी जाएगी, जिसमें चावल, दाल और 1 लीटर सरसों का तेल शामिल है। अगर हम इसे प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ मुफ्त राशन या लोक लुभावनी योजना नहीं है। तो इसे किस तरह से देखना चाहिए? यह हिडन हंगर यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ने का एक बहुत बड़ा टूल है। हिडन हंगर, ये टर्म अक्सर मेंस में पूछा जाता है। जी। केवल चावल या गेहूं देने से खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी तो मिल जाती है। हाँ, पेट भर जाता है। लेकिन जब राशन किट में दाल जिससे प्रोटीन मिलता है और सरसों का तेल जिससे आवश्यक फैट मिलता है जोड़ा जाता है, तो ये पोषण सुरक्षा यानी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की दिशा में कदम बढ़ाता है। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। वर्तमान समय में जब महंगाई एक चुनौती है, तो इस तरह की योजनाएं एक वर्किंग क्लास नागरिक की उत्पादकता बढ़ाती हैं, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल। यही वजह है कि अर्थशास्त्री इसे सिर्फ खर्च नहीं बल्कि मानव संसाधन में एक निवेश की तरह भी देखते हैं। ये तो बात हुई आम नागरिक की बुनियादी और भौतिक जरूरतों की। जी। लेकिन एक आजाद राष्ट्र के रूप में सबसे बड़ी जरूरत अपनी स्वतंत्र पहचान को कायम रखना भी है। 100%। और इसी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक बदलाव दिल्ली के राष्ट्रपति भवन परिसर में देखने को मिला है। हाँ, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। वहां से ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटा दिया गया है। एडविन लुटियंस? जी। और उनकी जगह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जिन्हें सम्मान से राजा जी कहा जाता है, उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। What's fascinating here is, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी एक मूर्ति को हटाकर दूसरी मूर्ति लगाना भर नहीं है। तो इसके पीछे का मुख्य संदेश क्या है? यह डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशिक विरासत से विमुक्ति की प्रक्रिया का एक बहुत ही सशक्त हिस्सा है। डीकोलोनाइजेशन? जी। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार की थी, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता और शक्ति का प्रतीक थी। बिल्कुल, उस समय का वायसराय हाउस। हाँ, राष्ट्रपति भवन, जिसे तब वायसराय हाउस कहा जाता था, उसी शक्ति का केंद्र था। जी। उसी परिसर में सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित करना ये स्थापित करता है कि स्वतंत्र भारत अब अपने स्वयं के निर्माताओं को उनके उचित स्थान पर रख रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल। ये राष्ट्रीय पहचान को फिर से परिभाषित करने और औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने का एक स्पष्ट संदेश है। और इसी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने का एक और तरीका ये है कि देश का कानून और संविधान विदेशी भाषा के बजाय आम जनमानस की अपनी भाषा में हो। एकदम सही बात कही आपने। इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय संविधान के नए भाषा संस्करण जारी किए हैं। जी। अब संविधान तमिल और गुजराती भाषा में विशेष संस्करण के रूप में उपलब्ध कराया गया है। देखिए, एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र तभी सही मायने में काम करता है जब आम नागरिक अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से समझें। बिल्कुल, और वो अपनी भाषा में ही बेहतर समझा जा सकता है। सही कहा। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि देश का सर्वोच्च कानून उनकी अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध न हो। जी।
अक्सर न्याय और कानून की भाषा एलीट या सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले वर्ग तक सीमित रह जाती है। हाँ, जो कि एक बड़ी बाधा है। तमिल और गुजराती में इन संस्करणों का आना संवैधानिक साक्षरता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी को जमीनी स्तर तक ले जाने का प्रयास है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है मेंस के लिए। जी, मेंस परीक्षा में अगर न्याय तक पहुंच यानी एक्सेस टू जस्टिस पर कोई निबंध या उत्तर लिखना हो तो ऐसे उदाहरणों का उपयोग बहुत प्रभावशाली होता है। बिल्कुल सही। सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के बाद अब रुख करते हैं भविष्य की तकनीक का। तकनीक का क्षेत्र आज सबसे तेजी से बदल रहा है। हाँ, शिक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। जी, एक बहुत ही शानदार खबर यह है कि भारत का पहला क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। ये विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित हो रहा है। अमरावती में? हाँ, और ये NILIT के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है। NILT के साथ। एक आम यूनिवर्सिटी और इस क्वांटम यूनिवर्सिटी के काम में क्या फर्क होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अभी तक विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस का एक हिस्सा AI होता था। जी, बस एक सब्जेक्ट के तौर पर। हाँ, लेकिन एक पूरी तरह से समर्पित क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी का मतलब है कि भारत अब केवल सॉफ्टवेयर कोडिंग या दूसरों के बनाए AI टूल्स का उपयोग करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। मतलब हम खुद डिजाइन करेंगे? बिल्कुल, यहाँ रिसर्च होगी खुद के एल्गोरिदम बनाने पर, खुद की क्वांटम चिप्स डिजाइन करने पर। ये तो बहुत ही एडवांस लेवल की बात है। अगर हम इसे हाल ही में जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 की चश्मे से देखें। अच्छा, इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है? इस रिपोर्ट में भारत को 6ठा स्थान मिला है। 6ठा स्थान। और टॉप पर कौन है? जबकि शीर्ष 3 देश अमेरिका, चीन और सिंगापुर हैं। अमेरिका, चीन और सिंगापुर। जी, अमरावती का यह विश्वविद्यालय इस 6ठे स्थान से शीर्ष 3 में पहुंचने की तैयारी है। ये तो एक तरह से छलांग लगाने की तैयारी है। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि भारत टेक्नोलॉजी कंज्यूमर की भूमिका से आगे बढ़कर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर और इनोवेशन हब बनने की दिशा में काम कर रहा है। और जब तकनीक इतनी तेजी से बदलती है तो व्यापार और अर्थव्यवस्था के पैमाने भी बदलने पड़ते हैं। ये तो अर्थशास्त्र का नियम है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से एक बड़ा अपडेट यह है कि भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स यानी व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष बदल दिया है। बेस ईयर बदल दिया है। जी, पहले ये आधार वर्ष 2012-13 था और अब इसे बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। ये एक बहुत जरूरी कदम था। अर्थव्यवस्था के छात्रों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आधार वर्ष बदलना इतना मायने क्यों रखता है। बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आधार वर्ष वह पैमाना है जिससे हम आज की आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं। जी, अगर हम 2012-13 के आधार वर्ष को देखें तो उस समय भारत के आयात निर्यात की टोकरी में, जिसे बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं, हाँ, उसमें स्मार्टफोन के पुर्जे, इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV के कंपोनेंट्स या एडवांस सेमीकंडक्टर उतनी बड़ी मात्रा में नहीं थे जितने आज हैं। सही बात है। 10-12 साल पहले ये सब उतना कहाँ था? पिछले 10-12 सालों में भारत का व्यापार पूरी तरह बदल चुका है। जी, अगर हम पुराने पैमाने से आज के व्यापार को मापेंगे तो आंकड़े कभी सटीक नहीं आएंगे। मतलब हम पुरानी टेप से नई बिल्डिंग नाप रहे थे। बिल्कुल सही कहा। आधार वर्ष को 2022-23 करने से व्यापार के आंकड़ों में वर्तमान आर्थिक वास्तविकता पूरी स्पष्टता से झलकती है। करंट इकोनॉमिक रियलिटी। जी, इससे सरकार को नीतियां बनाने में और रिजर्व बैंक को आर्थिक फैसले लेने में बहुत मदद मिलती है। और जब अर्थव्यवस्था की वास्तविकता इतनी तेजी से बदल रही है तो जाहिर है कि रोजगार का स्वरूप भी बदलेगा। 100%। आज के युवाओं को इस नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने एक कौशल विकास अभियान लॉन्च किया है। जी, ये स्किल इंडिया से जुड़ा है। हाँ, ये स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए है। इसका नारा बहुत ही कैची है। क्या नारा है? नारा है, बढ़ना है तो जुड़ना है। बढ़ना है तो जुड़ना है। ये नारा सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज के वर्कफोर्स की सच्चाई है। सच्चाई कैसे? भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग है, जिसे हम जनसांख्यिकी लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। जी, लेकिन ये लाभांश तब तक काम का नहीं है जब तक कि युवाओं के पास एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार योग्यता न हो। डिग्री के साथ साथ स्किल भी जरूरी है। बिल्कुल। आज की तारीख में चाहे वो खेती हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर,
डिजिटल स्किल्स के बिना काम नहीं चल सकता। सही बात है। स्किल इंडिया डिजिटल हब युवाओं को उसी नई तकनीक और कौशल से जोड़ने का प्लेटफॉर्म है, ताकि वे भविष्य के उद्योगों के लिए खुद को तैयार कर सकें। अर्थव्यवस्था और तकनीक तो किसी राष्ट्र की रीढ़ है जी, लेकिन देश की सुरक्षा और आपदा के समय त्वरित कार्रवाई ही वो ढाल है जो इस रीढ़ को बचाती है। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे पहले है। रक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र से एक बड़ी खबर है। पूर्वी सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण अभियान चलाया। सिक्किम में? हाँ, इस अभियान को ऑपरेशन हिमराहत नाम दिया गया है। ऑपरेशन हिमराहत। प्रतियोगी परीक्षाओं में रक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस के नाम अक्सर जोड़ी मिलाने वाले सवालों में आते हैं। मैच द फॉलोइंग। जी, ये नाम याद रखना जरूरी है। सिक्किम का ये इलाका अपनी बेहद दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। हाँ, वहाँ रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है। ऑपरेशन हिमराहत सिर्फ सेना की बहादुरी का ही प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आपदा प्रबंधन के समय नागरिक सेना समन्वय का एक शानदार मॉडल है। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, जब स्थानीय प्रशासन और सशस्त्र बल मिलकर किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं, तभी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। रक्षा और कूटनीति से जुड़े दो और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। बताइए। पहला है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। बकलोह में? हाँ, इसका नाम है वज्र प्रहार 2026। वज्र प्रहार। और दूसरा बहुत बड़ा घटनाक्रम यह है कि भारत ने 16 वर्षों के अंतराल के बाद थाईलैंड से इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी आयोन्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। जी, ये अध्यक्षता 2026 से 2028 तक भारत के पास रहेगी। इन दोनों का सामरिक महत्व बहुत गहरा है। वो कैसे? पहले बात करते हैं वज्र प्रहार की। ये केवल एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये विशेष रूप से दोनों देशों के विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस के बीच होता है। अच्छा, स्पेशल फोर्सेस। जी, जिससे आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनकी युद्ध क्षमता और आपसी तालमेल बढ़ता है। और आईओएनएस की अध्यक्षता के बारे में आपका क्या विचार है? अगर हम आईओएनएस की अध्यक्षता को सो व्हाट के नजरिए से देखें, मतलब इसका असल फायदा क्या है? बिल्कुल, हिंद महासागर क्षेत्र या इंडियन ओशन रीजन से दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार और तेल गुजरता है। जी, ये तो हम सब जानते हैं। इस क्षेत्र में कई बाहरी ताकतों, विशेषकर चीन का दखल बढ़ रहा है। हाँ, ये एक चिंता का विषय रहा है। ऐसे में आईओएनएस की अध्यक्षता भारत के पास आना भारत की समुद्री कूटनीति यानी मैरिटाइम डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है। मैरिटाइम डिप्लोमेसी? जी, ये समुद्री डकैती को रोकने, समुद्री व्यापार मार्गों को खुला रखने और क्षेत्र के देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मंच है। कूटनीति और सुरक्षा से अब हम इस डीप डाइव के आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं। जी, यह एक रैपिड फायर सेक्शन है जिसमें हम विरासत, खेल और स्वास्थ्य से जुड़े 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और विविध अपडेट्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विरासत की बात करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 475 वर्ष पुराना चर्च है, वसई कैथीड्रल चर्च। 475 साल पुराना? हाँ, इसे इसके बेहतरीन संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 475 साल पुराना ढांचा अपने आप में इतिहास का एक जीवंत पन्ना है। बिल्कुल। यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता मिलना ये दर्शाता है कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की वास्तुकला को वैश्विक स्तर पर कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? परीक्षा के लिए स्थान यानी पालघर, महाराष्ट्र और स्मारक का नाम यानी वसई कैथेड्रल दोनों याद रखना आवश्यक है। बिल्कुल। अब अगर खेल जगत की ओर चलें तो ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज महिला क्रिकेटर एलिस पेरी ने इतिहास रच दिया है। एलिस पेरी बहुत ही महान खिलाड़ी है। उन्होंने 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है। 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच? एलिस पेरी का यह आंकड़ा सिर्फ एक खेल का रिकॉर्ड नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? ये महिला क्रिकेट के एवोल्यूशन यानी विकास और फिटनेस के बढ़ते स्तर का प्रतीक है। इतनी लंबी फिटनेस बनाए रखना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिस तरह से महिला खेलों का दायरा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, ऐसे रिकॉर्ड बताते हैं कि आने वाले समय में खेलों में लैंगिक समानता की तस्वीर कैसी होगी। सही कहा। और आज के करंट अफेयर्स का अंतिम तथ्य जो कि स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। स्वास्थ्य क्षेत्र से क्या अपडेट है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में पूरी तरह से स्वदेशी टीडी वैक्सीन लॉन्च की है। टीडी वैक्सीन? हाँ, ये वैक्सीन टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थेरिया यानी
टिटनेस और एडल्ट डिप्थेरिया से बचाव के लिए है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा क्यों? एडल्ट डिप्थेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका खतरा वयस्कों में इम्यूनिटी कम होने पर बढ़ जाता है और ट्रॉमा और इमरजेंसी में टिटनेस का टीका सबसे जरूरी होता है। हाँ, चोट लगने पर सबसे पहले टिटनेस ही लगता है। बिल्कुल। इन बेसिक और जीवन रक्षक टीकों के लिए अगर कोई देश विदेशी आयात पर निर्भर है तो वो एक बड़े रणनीतिक कमजोरी है। यानी अब हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। स्वदेशी टीडी वैक्सीन का निर्माण देश के स्वास्थ्य सुरक्षा यानी हेल्थ सिक्योरिटी को तो मजबूत करता ही है, साथ ही भविष्य में दूसरे विकासशील देशों को ये वैक्सीन निर्यात करने के दरवाजे भी खोलता है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का एक विस्तृत सफर। श्रोताओं के लिए हमने आज बहुत कुछ कवर किया है। जी, बहुत सारे टॉपिक्स पर गहराई से बात हुई। हमने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के चक्रों से लेकर मेरठ आरटीएस की हाई स्पीड यात्रा को समझा। बिल्कुल। हमने औपनिवेशिक विरासत को हटाकर राजा जी की प्रतिमा स्थापित होते देखी और क्वांटम एवं एआई यूनिवर्सिटी के माध्यम से भारत को एक टेक्नोलॉजी लीडर बनने की दिशा में बढ़ते हुए देखा। जी। व्यापार सूचकांक के नए आधार वर्ष से लेकर वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास और स्वदेशी टीवी वैक्सीन तक आज की चर्चा का दायरा वाकई बहुत व्यापक रहा। सही कहा। चर्चा को समाप्त करने से पहले एक्सपर्ट श्रोताओं के लिए सोचने विचारने के लिए क्या कोई अंतिम विचार है? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। बताइए। आज हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सही से मापने के लिए व्यापार सूचकांक का बेस ईयर बदलने की बात की। हाँ, 2012-13 से 2022-23। जी, और साथ ही भारत की पहली क्वांटम एवं एआई यूनिवर्सिटी के बनने की भी बात की। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में गहराई से उतर रहे हैं, क्या भविष्य में किसी देश की शक्ति या प्रगति को मापने के लिए सिर्फ व्यापार सूचकांक या जीडीपी जैसे पुराने पैमाने ही काफी होंगे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर आने वाले समय में किसी देश की डेटा प्रोसेसिंग क्षमता और उसके एल्गोरिदम ही राष्ट्रों की असली मुद्रा यानी करेंसी बन जाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सचमुच एक ऐसा प्रश्न है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया ही बदल देता है। श्रोताओं, इसी तरह विषयों की गहराई में जाने और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और भी धारदार बनाने के लिए हमारे साथ बने रहें। जी, हमेशा नई कड़ियां जोड़ते रहें। ज्ञान को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे समझें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर डीप डाइव में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें और आगे बढ़ते रहें।